Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 129 to Section 137 of Criminal Procedure Code 1973, which dealt with the concept of maintenance of public order and tranquility. Maintenance of public order and tranquility. So whenever any unlawful assembly is there, then a certain police officer is having a power to disperse that particular assembly by using a force and upon the order of executive magistrate. तो जब कभी भी कोई अनलॉफुल असेंबली है, उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का पावर पुलिस को दिया हुआ है. जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर करेगा तो पुलिस को पावर है, वो कोई अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकती है टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि जब कभी भी अनलॉफुल असेंबली रहेगी, उसको डिस्पर्स करने का पावर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. उसके सारे प्रोविजन हम डिस्कस करने वाले हैं. इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, let's start the topic. Maintenance of public order and tranquility, section 129 to 137. Section 129 deals with dispersal of assembly by use of civil force. So any executive magistrate or officer in charge of police station, or in his absence any police officer not below the rank of sub inspector, may command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. So the executive magistrate is having a power as well as officer in charge of police station, or in absence of officer in charge of police station, any police officer not below the rank of sub inspector is having a power to command any unlawful assembly or any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the person who are the member of that particular unlawful assembly to disperse accordingly. तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक हो गया या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो गया. अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नहीं है, उसके एब्सेंस में ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक कम से कम सब इंस्पेक्टर की होना चाहिए, वो क्या कर सकता है, अगर उस पुलिस ऑफिसर को या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली है या 5 से ज़्यादा पर्सन की असेंबली है जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या वो पुलिस ऑफिसर उस असेंबली को डिस्पर्सल का ऑर्डर दे सकता है, वो असेंबली को बिखराने का ऑर्डर दे सकता है, वो असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है. तो जब कभी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑर्डर देता है असेंबली डिस्पर्सल का, तो उस सिचुएशन में वो जो असेंबली के मेंबर है उनकी ड्यूटी होगी टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली. वो अलग अलग होने की उनकी ड्यूटी होगी. समझ रहे हो, अनलॉफुल असेंबली एक साथ मिलके अगर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उनको अलग अलग होने का ऑर्डर दे सकता है. जब कभी भी ऑर्डर देगा वो मेंबर की, अनलॉफुल असेंबली के मेंबर की ड्यूटी होगी अलग अलग होने की, डिस्पर्स होने की. तो दैट इज अ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129. नाउ सब सेक्शन 2. If upon commanded any such assembly does not disperse, such executive magistrate or police officer may proceed to disperse such assembly by force. सबसेक्शन 1 में अगर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑर्डर देता है डिस्पर्सल का, अलग अलग होने का ऑर्डर देता है, लेकिन अलग अलग होने के ऑर्डर के बाद भी अगर वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर एक साथ ही रहते हैं, डिस्पर्स नहीं होते हैं, उस सिचुएशन में वो पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन अप्लाई अ फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्सिंग द असेंबली. तो वो असेंबली को अलग अलग करने के लिए, वो असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर फोर्स भी यूज कर सकता है. एंड मे रिक्वायर द असिस्टेंस of any male person not being an officer or member of the armed force and acting as such
फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पर्सिंग सच असेंबली। तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए किसी मेल पर्सन की मदद ले सकता है जो कि आर्म फोर्स का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन की मदद लेकर वो असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है बाय फोर्स। एंड इफ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law। तो असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए जब पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फोर्स यूज कर रहा है, फोर्स यूज करते हुए वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को पावर है वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर को अरेस्ट भी कर सकते हैं असेंबली डिस्पर्स करने के लिए और उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट भी हो सकती है। So that is the provision of section 129. Probable question on section 129 is under section 129 of Criminal Procedure Code 1973, who is having a power to command dispersal of assembly by use of civil force? So executive magistrate, officer in charge of police station, both of the above, none of the above. अगर हम देखें तो इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन अंडर सेक्शन 129 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एज वेल एज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज हैविंग अ पावर टू डिस्पर्स असेंबली बाय यूजिंग अ सिविल फोर्स। सो बोथ ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 130 यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। सेक्शन 129 में हमने देखा था कि आर्म फोर्स के बगैर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को पावर है असेंबली को डिस्पर्स करने का। नाउ सेक्शन 130 डील्स विद यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। इफ एनी सच असेंबली कैन नॉट बी अदरवाइज डिस्पर्स्ड एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी दैट इट शुड बी डिस्पर्स्ड, द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक हु इज प्रेजेंट मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स्ड बाय द आर्म फोर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 129 में ऑर्डर देने के बाद भी असेंबली अगर डिस्पर्स नहीं होती है, लोग अलग अलग नहीं होते हैं, उस सिचुएशन में अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उस जगह पर अगर उसको ये लगता है कि ये असेंबली का डिस्पर्स होना, इन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर का अलग अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक पीस के लिए, तो उस सिचुएशन में वो आर्म फोर्स को ऑर्डर दे सकता है बाय यूजिंग फोर्स बाय द आर्म फोर्स इट दैट पर्टिकुलर अनलॉफुल असेंबली कैन बी डिस्टर्ब। तो वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है आर्म फोर्स के जरिए। Such magistrate may require any officer in command of any group of persons belonging to the armed force to disperse the assembly with the help of the armed force under this command and to arrest and confine such person forming part of it, as the magistrate may direct or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law। तो सिचुएशन में क्या होगा, वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हाईएस्ट रैंक का वहाँ पर मौजूद है वो किसी आर्म फोर्स के जो कमांडर होता है, जो ग्रुप का लीडर होता है, उसको ऑर्डर देगा, उसको कमांड देगा कि वो असेंबली को डिस्पर्स करे बाय आर्म फोर्स। क्या होगा कि जो कमांडर इन चीफ है, जो आर्म फोर्स का कमांडर है, जो उसका लीडर है, उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा और वो जो लीडर है आर्म फोर्स का वो आर्म फोर्स को कमांड देगा क्या है कि टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये भी कहेगा कि व्हाइल डिस्पर्सिंग द अनलॉफुल असेंबली the member of armed force can use a force as well as they can arrest the member of unlawful assembly for the purpose of dispersal। तो उस सिचुएशन में ये भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए किसी पर्सन को अरेस्ट करने की जरूरत है तो वो आर्म फोर्स के मेंबर्स को अरेस्ट भी कर सकते हैं और उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट भी होगी। Every such officer of the armed force shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use the little force and do as little injury to person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such person। तो पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उस असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो जो आर्म फोर्स के मेंबर है वो थोड़ा बहुत फोर्स भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से फोर्स भी यूज कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली को इंजुरी भी कर सकते हैं। दैट इज द अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 130 पे पूछा जा सकता है।
अंडर सेक्शन 130 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु इज हैविंग अ पावर टू कमांड यूज ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली? एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक प्रेजेंट देयर, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक प्रेजेंट देयर कैन ओनली ऑर्डर द लीडर ऑफ आर्म फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली। तो हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा उस वक्त उसी को पावर है सेक्शन 130 में असेंबली डिस्पर्स करने का। नाउ सेक्शन 131 पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली where the public security is manifestly endangered by any such assembly and no executive magistrate can be communicated with। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अनलॉफुल असेंबली के मेंबर के जरिए अगर पब्लिक सिक्योरिटी अगर इंडेंजर में है, ऐसा लगता है आर्म फोर्स को कि पब्लिक सिक्योरिटी डेंजर में है, पब्लिक सिक्योरिटी को धोखा हो सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अर्जेंटली कम्युनिकेट भी नहीं किया जा सकता, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? Any commissioned or gazetted officer of the armed force may disperse such assembly with the help of armed force under his command and may arrest and confine any person forming part of it in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आर्म फोर्स के जो ऑफिसर को है, जो गैजेटेड ऑफिसर है, जो कमीशन ऑफिसर है आर्म फोर्स का, उसको ये लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी डेंजर में है, पब्लिक सिक्योरिटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है अनलॉफुल असेंबली के जरिए और अर्जेंटली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करेंगे तो पब्लिक सिक्योरिटी डेंजर में जा सकती है। उस सिचुएशन में क्या कर सकता है? वो गैजेटेड ऑफिसर आर्म फोर्स का वो आर्म फोर्स को ऑर्डर दे सकता है असेंबली डिस्पर्स करने के लिए। समझ रहे हो? विदाउट द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। अगर आर्म फोर्स के लीडर को, ऑफिसर को ये लगता है कि पब्लिक सिक्योरिटी इन डेंजर में है और जल्दी से एक्शन लेना जरूरी है, तो आर्म फोर्स को ऑर्डर कर सकता है और आर्म फोर्स असेंबली को डिस्पर्स कर सकती है। असेंबली को डिस्पर्स करने के दौरान आर्म फोर्स उस असेंबली के मेंबर को अरेस्ट भी कर सकती है और अरेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ उनको पनिशमेंट भी हो सकती है। बट इफ while he is acting under this section it becomes practicable for him to communicate with an executive magistrate, he shall do so and shall thereforward obey the instruction of the magistrate as to whether he shall or shall not continue such action। बट जब फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्स के लीडर ने, ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया असेंबली को डिस्पर्स होने के लिए, बट मीन वाइल अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर वो कम्युनिकेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, तो उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कम्युनिकेट करेगा तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कहता है कि कंटिन्यू किया जाए एक्ट को तो वो कंटिन्यू करेगा, अगर कंटिन्यू नहीं किया जाए तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? तो मीनवाइल अगर प्रैक्टिकेबल है कि कम्युनिकेट हो सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ, तो आर्म फोर्स के लीडर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कम्युनिकेट करने के बाद जैसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से वर्क करना होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 131 पे, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्स कैन ऑर्डर टू डिस्पर्स असेंबली अंडर सेक्शन 131 ऑफ सीआरपीसी इफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एब्सेंट even in the absence of presence of executive magistrate, both of the above, none of the above। तो अगर हम देखें if executive magistrate is absent, अगर executive magistrate on the spot नहीं है, उस सिचुएशन में आर्म फोर्स का ऑफिसर ऑर्डर कर सकता है असेंबली को डिस्पर्स करने का। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 132 प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन अंडर प्रीसीडिंग सेक्शन। So no prosecution against any person for any act purporting to be done under section 129, 130, 131 shall be instituted in any criminal code except। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 129, 130 और 131 के हिसाब से एक्ट करता है, पुलिस अगर डिस्पर्स करती है या आर्म फोर्स अगर डिस्पर्स करती है, तो उनके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है, उनके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट कब हो सकता है केस? एक्सेप्ट with the sanction of the central government where such person is an officer or member of armed force। अगर आर्म फोर्स का मेंबर है या ऑफिसर है, उस सिचुएशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन है तभी उन पर केस हो सकता है, सभी उन पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल आर्म फोर्स के मेंबर ने असेंबली को डिस्पर्स किया और डिस्पर्स करते वक्त किसी पर्सन को इंजोर किया, अगर वो इंजोर्ड पर्सन
उस आर्म फोर्स के मेंबर के अगेंस्ट में अगर केस करना चाहता हूँ, अगर प्रोसिक्यूट करना चाहता हूँ, उस सिचुएशन में वो डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता है। प्रोसिक्यूट कब कर सकता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैंक्शन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, तभी जाकर वो उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है, अदरवाइज नॉट विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस। अगर पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जांपल डिस्पर्स कर रहा है असेंबली को, उस सिचुएशन में अगर उस पुलिस ऑफिसर पे केस करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन के बाद ही केस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 132 सब क्लॉज 2 डील्स विद no executive magistrate or police officer acting under any of the said section is in good faith। अगर फॉर एग्जांपल कोई पुलिस ऑफिसर या कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जो सेक्शन हमने पिछले डिस्कस किए, इनमें अगर गुड फेथ में कोई एक्शन लेता है, नो पर्सन doing any act in good faith in compliance with a requisition under section 129 और section 130। अगर ऐसा पर्सन फॉर एग्जांपल सेक्शन 129 और 130 में अगर रिक्विजिशन के हिसाब से, आर्म फोर्स के हिसाब से अगर वो फॉर एग्जांपल गुड फेथ में एक्शन लेता है, या नो ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स एक्टिंग अंडर सेक्शन 131 इन गुड फेथ, अगर कोई ऑफिसर सेक्शन 131 में कोई आर्म फोर्स का ऑफिसर अगर गुड फेथ में एक्शन लेता है, तो नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस टू एनी ऑर्डर विच ही वाज बाउंड टू ओबे। ऐसा आर्म फोर्स का मेंबर जो ऑर्डर के चलते ऑर्डर को ओबे किया, क्योंकि उसको ऑर्डर ओबे करना उसका ड्यूटी थी, अगर वो ओबे करते हुए अगर कोई एक्ट करता है, शैल बी डीम्ड टू हैव देयरबाय कमिटेड एन ऑफेंस, तो ऐसे पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा। तो कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में एक्शन लेता है असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, आर्म फोर्स अगर गुड फेथ में एक्शन लेता है असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, या कोई आर्म फोर्स का मेंबर अगर ऑर्डर के चलते कोई एक्शन लेता है, तो इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया, ऐसा ट्रीट होगा सेक्शन 132 में। नाउ सेक्शन 132 सब क्लॉज 3, इन दिस सेक्शन एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर the expression armed force means the military, naval and air force operating as land forces and includes any other armed force of the union so operating। तो इसमें मिलिट्री भी आ गया, नेवल भी आ गया, एयर फोर्स भी आ गया आर्म फोर्स में, तो इनके सब मेंबर को आर्म फोर्स की डेफिनेशन में आएगी। ऑफिसर इन रिलेशन टू द आर्म फोर्स मीन्स अ पर्सन कमीशन गैजेटेड or in pay as an officer of the armed force and includes a junior commission officer, a warrant officer or PT officer or non-commissioned officer or and a non-gazetted officer। तो ये सब गैजेटेड ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, नॉन गैजेटेड ऑफिसर, नॉन कमीशनड ऑफिसर, सब ऑफिसर के डेफिनेशन में आएंगे। मेंबर इन रिलेशन टू द आर्म फोर्स मीन्स अ पर्सन इन द आर्म फोर्स अदर देन एन ऑफिसर। तो ऑफिसर के अलावा जितने मेंबर रहेंगे आर्म फोर्स के, वो सब मेंबर के डेफिनेशन में आएंगे सेक्शन 132 में। नाउ सेक्शन 133, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। So whenever a district magistrate or a sub-divisional magistrate or any other executive magistrate specially empowered in this behalf by the state government on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence if any as he thinks fit considers। क्या होगा कि जब कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास या दूसरा कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जो जिनको पावर है एक्शन लेने का, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको पावर दिया है, जब इनके पास अगर कोई रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट किसके जरिए आती है, पुलिस ऑफिसर के जरिए या कोई और इंफॉर्मेशन लेकर आता है, तो उस एंड ऑन टेकिंग सच एविडेंस, या ये पर्सन, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एविडेंस लेने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है एज ही थिंक्स फिट कंसिडर्स that an unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पुलिस के रिपोर्ट के जरिए या कोई इंफॉर्मेशन के जरिए या एविडेंस लेने के बाद अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये न्यूसेंस है जो कि रिमूव होना चाहिए, जो कि पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट किया हुआ है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया हुआ है, या कोई रास्ता रोका गया है या कोई रिवर को या कोई चैनल को रोका गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो उसको रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकता है ये पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट।
that the conduct of any trade or occupation or the keeping of any goods or merchandise are injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequences such trade or occupation should be prohibited or regulated, or such goods or merchandise शुड बी रिमूव्ड और द कीपिंग देयर ऑफ रेगुलेटेड। तो अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई बिजनेस है या कोई ट्रेड है या कोई ऑक्यूपेशन है जो कि कंडक्ट किया जा रहा है, कि जो चल रहा है, बिजनेस किया जा रहा है, कि वो ऐसा है कि जो जनरल हेल्थ को या फिजिकल कंफर्ट को अफेक्ट कर रहा है या हेल्थ को इंजूरियस है, तो उस सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये रिमूव होना चाहिए, ये मर्चेंटाइज रिमूव होना चाहिए, या इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, या इसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए, अगर ऐसा लगता है, या that the construction of any building or the disposal of any substance as is likely to occasion conflagration or explosion should be prevented or stopped। अगर उनको लगता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि कोई बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और द डिस्पोजल ऑफ एनी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस डिस्पोज हो रहा है कोई पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से, ऐसा लगता है कि यह एक्सप्लोजिव कोई मटेरियल है, इसको रोकना चाहिए, इसको प्रिवेंट करना चाहिए, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, या that any building, tent or structure or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to person living or carrying on business in the neighborhood or passing by, and that in consequences the removal, repair or support of such building, tent or structure or the removal or support of such tree is necessary। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई बिल्डिंग है या कोई टेंट है या कोई स्ट्रक्चर है या कोई ट्री है, कोई पेड़ है, अगर ऐसा लगता है कि ये गिर सकता है, ये डिसमेंटल हो सकता है, गिर सकता है, उस सिचुएशन में गिरने के वजह से किसी को इंजरी हो सकती है, उस एरिया में जो रहने वाले पर्सन है या उस एरिया में जो बिजनेस कैरी हो रहा है उनको इंजरी हो सकती है, उनको नुकसान हो सकता है, उस सिचुएशन में तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको रिमूव करने का, और उसको लगता है ऐसा कि ये रिमूव होना चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो क्या होगा, रिमूव कर सकता है। दैट एनी टैंक, वेल और एक्सकैवेशन एडजेसेंट टू एनी सच वे और पब्लिक प्लेस शुड बी फेंस्ड इन सच मैनर एज टू प्रिवेंट डेंजर अराइजिंग टू द पब्लिक। ऐसा कोई टैंक है, ऐसा कोई कुआं है या खोद काम है, कोई एक्सकैवेशन है जिसके एडजेसेंट टू एनी सच वे ऑफ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस के नज़दीक अगर कोई कुआं है या कोई टैंक है या कोई खुदाई किया हुआ है, उस सिचुएशन में अगर उसको लगता है कि ये इससे पब्लिक को डेंजर हो सकता है, पब्लिक को नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान को रोकने के लिए, एंड दैट एनी डेंजरस एनिमल शुड बी डिस्ट्रॉयड, कन्फाइंड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई डेंजरस एनिमल है, उसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए या उसको कन्फाइन करके रखना चाहिए, उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सच मैजिस्ट्रेट में मेक ए कंडीशनल ऑर्डर। अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंडीशनल ऑर्डर कर सकता है, क्या, रिक्वायरिंग द पर्सन कॉजिंग सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस और कैरिंग on such trade or occupation or keeping any such goods or merchandise or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation, or owning or possessing such animal or tree within a time to be fixed in the order to remove such obstruction or nuisance। क्या होगा कि जिसने न्यूसेंस क्रिएट किया है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया, उसको ऑर्डर दे सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस, then to desist from carrying on, to remove or regulate in such manner as may be directed such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed। तो ऐसा goods जो या ऐसा बिजनेस जो कर रहा है, जो ऑक्यूपेशन कैरी कर रहा है, अगर उससे किसी जनरल पब्लिक को नुकसान होता होगा तो उसको रिमूव करने का, उसको रेगुलेट करने का ऑर्डर पास कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। टू प्रिवेंट और स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच बिल्डिंग और टू अल्टर द डिस्पोजल ऑफ सच सब्सटेंस, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग को प्रिवेंट कर सकता है, उसको रोकने का ऑर्डर पास कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। टू रिमूव, रिपेयर और सपोर्ट सच बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर, और टू रिमूव और सपोर्ट सच ट्रीज, तो वो जो बिल्डिंग है उसको रिमूव करने का, उसको रिपेयर करने का, उसको सपोर्ट करने का ऑर्डर पास कर सकता है। ट्री है, ट्री को रिमूव करने का या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का ऑर्डर पास कर सकता है।
टू फेंस सच टैंक वेल और एक्सकैवेशन, ऐसी जगह, ऐसा कुआं जिसके जगह लोगों की आवाजाही है उसको फेंस करने का ऑर्डर पास कर सकता है, एक्सकैवेशन को या कुएं को। टू डिस्ट्रॉय, कन्फाइन और डिस्पोज ऑफ सच डेंजरस एनिमल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस ऑर्डर, तो जो एनिमल जिसके जरिए लोगों को नुकसान होने के चांसेस है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको कन्फाइन करने का या उसको डिस्पोज करने का ऑर्डर पास कर सकता है। और इफ ही ऑब्जेक्ट्स टू डू सो, to appear before himself or some other executive magistrate subordinate to him at the time and place to be fixed by the order and show cause in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute. So no order duly made by a magistrate under this section shall be called in question in any civil court. तो अगर कोई पर्सन ऑब्जेक्शन लेना चाहता है तो उसको कोर्ट में आकर सब चीजें अपनी बताना पड़ेगा, और जो भी ऑर्डर सेक्शन 133 में मैजिस्ट्रेट ने पास किया हुआ है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। The explanation is there. A public place includes also property belonging to the state, camping grounds and grounds left unoccupied for sanitary or recreative purposes. तो ये पब्लिक प्लेस का इंक्लूड्स एनी आल्सो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द स्टेट, तो स्टेट को जो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है वो पब्लिक प्लेस के डेफिनेशन में आएगी। कैंपिंग ग्राउंड्स एंड ग्राउंड लेफ्ट अनऑक्युपाइड फॉर सैनिटरी एंड रिक्रिएटिव पर्पस, तो एक आधा ग्राउंड ऐसा कि जो रिक्रिएटिव पर्पस के लिए छोड़ा गया है वो भी पब्लिक प्लेस के डेफिनेशन में आएगा। तो सेक्शन 133 पर पूछा गया क्वेश्चन, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आर टू बी पास्ड बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हेनेवर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का वर्ड यूज किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट न्यूसेंस को रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकता है। सो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। नाउ उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सॉरी ये बाय मिस्टेक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर। सो लेट मी करेक्ट, बाय मिस्टेक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 134, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। The order shall, if practicable, be served on the person against whom it is made in the manner herein provided for service of summons. तो जो ऑर्डर जिस पर्सन के अगेंस्ट में हुआ है उस पर्सन को ही प्रैक्टिकेबली उस पर्सन को ही ऑर्डर देना पड़ेगा। So if such order cannot be so served, it shall be notified by proclamation, published in such manner as the state government may by rules direct, and a copy thereof shall be struck up, and such place or places as may be fittest for conveying the information to such person. तो अगर वो ऑर्डर प्रैक्टिकेबली उस पर्सन पर सर्व नहीं किया गया है तो प्रोक्लेमेशन के जरिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगा उसके जरिए, स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से जो मैनर बताएगा उस मैनर के चलते, उस मैनर के जैसा उस पर्सन पे सर्व किया जाएगा, या तो ऐसे जगह पर चिपकाया जाएगा ऑर्डर जिसके चलते उस पर्सन को वो पता चले कि उसके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है। सेक्शन 135, persons to whom addressed to obey or show cause. The person against whom such order is made shall perform within the time and in the manner specified in the order the act directed thereby. तो जिस पर्सन के अगेंस्ट में भी ऑर्डर हुआ है सेक्शन 133 में, वो पर्सन क्या कर सकता है, वो जो करने का उसको कहा गया है वो कर सकता है विद इन द टाइम एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर द एक्ट डायरेक्टेड देयरबाय। जो करने का उसको कहा गया है उस तरीके से वो एक्ट कर सकता है। अपीयर इन अकॉर्डेंस विद सच ऑर्डर एंड शो कॉज अगेंस्ट द सेम, तो वो कोर्ट में प्रेजेंट भी रह सकता है या अपना कहना भी वो रख सकता है, शो कॉज भी कर सकता है, उसका कहना क्या है, रीजन क्या है वो भी बता सकता है। सेक्शन 136, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। So if such person does not perform such act or appears and show cause,
तो अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर करता है, ना तो वो ऑर्डर के जो ऑर्डर में डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन को फुलफिल करता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से वो काम करता है, ना तो वो काम करता है, ना तो कोर्ट में अपीयर होता है, ना तो वो रीजन बताता है, तीनों भी चीजें वो नहीं करता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू द पेनाल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन दैट बिहाफ इन सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड द ऑर्डर शैल बी मेड अब्सोल्यूट। तो ऑर्डर अब्सोल्यूट हो जाएगा। सेक्शन 133 में हमने देखा कि कोर्ट न्यूसेंस रिमूव करने का ऑर्डर पास कर सकता है और सामने वाले पार्टी को यह कह सकता है कि अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आप कोर्ट में आकर पेश करो। तो पर्सन ने ना तो जेन्युइन रीजन पेश किया, ना तो जो एक्ट किया गया उसको जो करने का बोला गया वो भी नहीं किया, ना तो कोर्ट में अपीयर हुआ। उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो पर्सन को लायबल रहेगा सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पिनल कोड के पनिशमेंट के हिसाब से, और जो ऑर्डर है न्यूसेंस को रिमूव करने का ऑर्डर भी एब्सोल्यूट हो जाएगा। सेक्शन 188 में क्या है, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट be punished with simple imprisonment which may extend to 1 month और with fine which may extend to 200 rupees। तो अगर कोई पर्सन सेक्शन 133 में जो ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट में उसका कंप्लायंस नहीं करता है, उस सिचुएशन में उसको 1 महीने तक की सजा और 200 रुपये तक का फाइन के लिए लायबल हो सकता है। इफ सच डिसोबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ राइट और अफरे shall be punished with imprisonment which may extend to 6 months और with fine which may extend to 1000 rupees। अगर फॉर एग्जांपल जो डिसोबीडियंस है, अगर फॉर एग्जांपल उसको न्यूसेंस रिमूव करने का कहा गया, उसने न्यूसेंस रिमूव नहीं किया और जिसके चलते अगर वो न्यूसेंस के चलते अगर कोई पब्लिक लाइफ को, ह्यूमन लाइफ अगर डेंजर में आती है या उनके हेल्थ के या सेफ्टी अगर डेंजर में आती है या कोई दंगा होता है या कोई पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, पनिशमेंट उस पर्सन को 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपये तक का फाइन उसको इम्पोज किया जा सकता है। सेक्शन 137 प्रोसीजर वेयर एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक राइट इज डिनाइड। So where an order is made under section 133 for the purpose of preventing obstruction, nuisance or danger to the public in the case of any way, river, channel or place, and the magistrate shall on the appearance before him of the person against whom the order was made question him as to whether he denies the existence of any public right in respect of the way, river, channel or place, and if he does so, the magistrate shall before proceeding under section 138 inquire into the matter। अब फॉर एग्जांपल सेक्शन 133 में अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ क्या कि टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो उसने पब्लिक वे में ऑब्स्ट्रक्शन किया या न्यूसेंस क्रिएट किया, क्या पब्लिक लाइफ को डेंजर में लेकर आया उसने, या कोई रास्ते को बंद किया या कोई रिवर को बंद किया, तो उस सिचुएशन में अगर उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर पास करता है और वो जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट होता है और कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद कोर्ट उससे कहेगा कि आप इसको चैलेंज कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये पब्लिक राइट नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है सेक्शन 133 में, वो कोर्ट में आकर ये कहता है कि सेक्शन 133 का ऑर्डर कब लागू होगा, इफ देयर इज अ पब्लिक राइट, अगर पब्लिक राइट का उल्लंघन होता है तब ऑर्डर लागू होगा और ये पब्लिक राइट नहीं है। ऐसा अगर पर्सन कहता है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ, वो अगर ये कहता है कि ये पब्लिक राइट नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट क्या कह सकता है कि बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138, सेक्शन 138 के प्रोसेस को करने के पहले मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर देगा कि ये इंक्वायरी की जाए कि ये पब्लिक राइट है या नहीं है। इफ in such inquiry the magistrate finds that there is any reliable evidence in support of such denial, he shall stay the proceeding until the matter of the existence of such right has been decided by a competent court, and if he finds that there is no such evidence, he shall proceed as laid down in section 138। तो आप फॉर एग्जांपल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया, क्या इंक्वायरी का कि ये देखा जाए कि यहाँ पर ये पब्लिक राइट है या नहीं है, और फॉर एग्जांपल इंक्वायरी में अगर ऐसे एविडेंसेस मिले जिसके चलते ये प्रूव हो गया कि पब्लिक राइट नहीं है बल्कि वो प्राइवेट राइट है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, जो ऑर्डर पास किया है सेक्शन 133 में रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का, उसको स्टे देगा, उसको जैसा कि वैसा रखेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, स्टे देगा। जब तक स्टे कब तक रहेगा, जब तक कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट का फाइनल जजमेंट ना आ जाए। और अगर फॉर एग्जांपल इंक्वायरी में ये प्रूव हो गया कि वो पब्लिक राइट ही है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा सेक्शन 138 के हिसाब से प्रोसेस
किया जाए। A person who has, on being questioned by the magistrate under subsection 1, failed to deny the existence of a public right of a nature therein referred to, or shall not in the subsequent proceeding be permitted to make any such denial. अगर for example सबसेक्शन 1 में पर्सन को ये कहा गया कि तुम चैलेंज कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो कि पब्लिक राइट नहीं है बल्कि प्राइवेट राइट है, और उस सिचुएशन में अगर वो पर्सन नहीं कहता है, कुछ भी नहीं कहता है, तो बाद में चल के उसको डिनाई करने की परमिशन नहीं होगी. So that is the provision of section 137. So we have discussed all these sections under this particular lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic particular, hit the like button, hit the notification button, and share this video with your friends. Thank you very much.